हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 28 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। इसका पीडीएफ अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहां से ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है? मतलब 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है किस देश में? आंसर होगा यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, यहाँ पर किसी भी अदर कंट्री की तुलना में ये जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है, जो आंकड़ा है वो। ओके, अगर पूरी दुनिया का आंकड़ा देखें, डेटा देखें, तो सभी देशों को मिलाकर कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पर्सनस की संख्या 57 लाख से ज़्यादा हो गई है। 58 भी क्रॉस हो जाएगा। ओके, 58 लाख भी। और मरने वालों की संख्या 3.5 लाख से ज़्यादा हो गई। ओके, और इनमें से 1 लाख जो मरने वाले लोग हैं वो सिर्फ अमेरिका के हैं। 28 मई की सुबह, यानी आज ही सुबह तक अमेरिका में 17.5 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ओके, देखिए, मौतों का जो आंकड़ा है 1 लाख, इसके बारे में पहले से कहा जा रहा था, लेकिन इसके बारे में आज ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ है कि 1 लाख से ज़्यादा मौत हो चुकी है। ओके, पहला यह मामला कब आया था? 21 जनवरी को, कोरोना वायरस का। ओके, शुरू में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको काफ़ी हल्के में लिया और हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अच्छा, कोरोना वायरस से मौत के मामले में सेकंड नंबर पर है ब्रिटेन, वहाँ पर 37,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तीसरे पर इटली है, वहाँ 33,000 लोगों की मौत हो चुकी है। चौथे पर फ्रांस है, 28,500 लोगों की मौत हो गई है। पाँचवें पे स्पेन है, 27,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और छठे पे ब्राज़ील है, जहाँ पर 25,500 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छा, कोविड-19 से डेथ के मामले में इंडिया का स्थान 14वां है। ओके, लेकिन अगर कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या में अगर देखें तो 10वां स्थान है। ओके, अच्छा, यहाँ पर इंडिया में 4,500 लोगों की मौत हो चुकी है और इन्फेक्टेड पर्सन्स की संख्या 1.5 लाख को क्रॉस कर चुका है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो विवाद है, उस पर मध्यस्थता के लिए किस विदेशी राष्ट्रपति ने दोनों देशों को प्रस्ताव दिया है? इसका आंसर होगा डोनाल्ड ट्रंप। ओके, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन और भारत की सीमा पर जो विवाद चल रहा है उसके लिए अमेरिका मध्यस्थता के लिए मीडिएटर के तौर पर भूमिका निभाने के लिए तैयार है, और इसके लिए उसने मतलब ऑफिशियल रूप से दोनों सरकार को सूचना भी पहुंचाई है। देखिए, इससे पहले ट्रंप ने कश्मीर के मुद्दे पर भी भारत और पाकिस्तान के बीच में मीडिएटर के रूप में भूमिका निभाने की बात कही थी, जिस पर इंडिया ने ठुकरा दिया था उनकी अपील को। और भारत ने ये कहा था कि ये उसका आंतरिक मामला है, और मुझे लगता है कि इस बार ऐसा ही होने वाला है। न तो चीन कहेगा, क्योंकि चीन से ऑलरेडी अमेरिका का एक 36 का आंकड़ा चल रहा है, और इंडिया भी नहीं चाहेगा कि दोनों के बॉर्डर डिस्प्यूट के मुद्दे पर कोई तीसरा बीच में आए। ओके, अच्छा, एक नया अपडेट सामने आया है। चीन के रुख में बदलाव हुआ है। अभी तक जो आक्रामक था, एक तरह से देखा जा रहा था, और अपने देश में युद्ध के लिए तैयार रहने को सेना को कह रहे थे राष्ट्रपति, वहाँ का अब विदेश मंत्रालय इस पर अब रुख नॉर्मल कर रहा है, बदलाव कर रहा है। ओके, आपको पता ही है, कल मैंने बताया था कि लद्दाख में खास तौर पर जो गलवान वैली है, वहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, यानी LAC पर दोनों देशों की सेनाओं का भारी जमावड़ा हो गया है, और धीरे धीरे सेना और दोनों तरफ से बढ़ती ही जा रही है। ओके, तो चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं झाओ लीजियान, उन्होंने कल ये कहा है, अनाउंसमेंट किया है कि दोनों देशों के पास बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने का उचित तंत्र है। मतलब दोनों देश अब बातचीत कर रहे हैं, और अब भारत चीन सीमा पर स्थिति पूरी तरह स्थिर है और कंट्रोल में, नियंत्रण में, स्टेबल और कंट्रोल में, ऐसा चाइनीज विदेश मंत्रालय का कहना है। और इंडिया में चीन के जो एम्बेसडर हैं सुन विडोंग, तो उन्होंने भी यही बात दोहराई है। ओके, हालांकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर दोनों तरफ से फौजी मूवमेंट अभी भी जारी है, बढ़ रही है। इंडिया ने चिनूक हेलीकॉप्टर और ड्रोन विमान UAV तैनात कर दिए हैं। एयरफोर्स ने अपने फाइटर प्लेन्स को तैयार रखा हुआ है। दूसरी तरफ चीन ने भी अपने फाइटर प्लेन्स को अक्साई चीन में तैनात किया हुआ है, जैसे मैंने कल बताया था। लेकिन अब चीन जो है उसके रुख में बदलाव हुआ है, और आप लोग जो कल पूछ रहे थे कई सारे लोग कमेंट करके कि क्या वार की स्थिति हो सकती है, मुझे नहीं लगता है कि वार की कोई स्थिति होगी इंडिया और चाइना के बीच में। ओके, तो ये सवाल उठता है कि आखिर चाइना LAC पर क्यों इतना प्रेशर डाल रहा है, या इंडिया चाइना के बीच में तनाव क्यों है?
ये समझने के लिए भी ज़रूरी है, यूपीएससी और पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पहली वजह यह है कोरोना। देखिए, कोरोना पेंडेमिक को ठीक से ना हैंडल करने की वजह से पूरी दुनिया में चीन की तो एक तरह से उस पर नाकामी का बोझ डाला जा रहा है, लेकिन खुद चीन में भी वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन पर सवाल उठ रहे हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर, उनके कामकाज पर। ओके, दूसरी बड़ी वजह है हांगकांग। चीन जो है अपना प्रभाव पहले की तरह कायम रखने के लिए हांगकांग, जो कि अभी तक स्वायत्त क्षेत्र है, उस पर पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और अपनी जनता को भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि उसके प्रेसिडेंट हैं वो अभी बहुत मजबूत हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है वहाँ पर कि चाइनीज मिलिट्री के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर वायलेंस देखने को मिले। ओके, वहाँ पर एक बिल भी लाया गया है जिसमें वहाँ का जो नेशनल एंथम है उस पर उसका अगर कोई भी व्यक्ति हांगकांग में चाइनीज़ एंथम पर कोई कटाक्ष करता है या उसका अपमान करता है तो उसको जेल में डाला जा सकता है, सज़ा हो सकती है। ओके, और अभी जो आने वाले वक्त में चाइनीज़ मिलिट्री वहाँ पर काफ़ी कुछ वायलेंस करने वाली है, तो उसको लेकर चाइना चाहता है कि इंडिया चुप रहे और इसलिए भी ऐसा कर रहा है। लेकिन अमेरिका दूसरी तरफ ये चाहता है कि इंडिया बोले इस मामले पर, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब इंडिया ने जम्मू कश्मीर, जो पुराना जम्मू कश्मीर था, उसको बांट कर जो यूनियन टेरिटरी बनाया, जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग, तो उस समय लद्दाख को बनाने पर काफ़ी आपत्ति जताई थी चाइना ने। ओके, उसने कहा था कि यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया आपने, हमारा बहुत बड़ा हिस्सा उसका हमारे पास है, अक्साई चीन का, वो दावा ठोकता है। तो उसने कहा कि आपने मेरे इलाके पर अपना कंट्रोल किया, यूनियन टेरिटरी बना लिया। तो इस तरह से इंडिया भी एक तरह से अभी हांगकांग पर जो है वो जवाबी कार्रवाई करने की सोच रहा है, अंदर अंदर बात चल रही है। तो चीन चाह रहा है कि ऐसा ना हो, इसलिए उसने एक प्रेशर वहाँ पर किया। तीसरी बड़ी वजह यह है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने डिफेंस लॉजिस्टिक पैक्ट साइन करने की तैयारी कर रखी है। 4 जून को इस पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट स्कॉट मॉरिसन के बीच में वर्चुअल समिट होने वाली है, ऑनलाइन शिखर सम्मेलन होने वाला है। और इसमें यह होगा कि इंडियन नेवी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के एक टापू पर अपना बेस बना सकेगी, नेवल बेस बना सकेगी, जबकि ऑस्ट्रेलियन नेवी जो है वो अंडमान निकोबार समूह में एक आइलैंड पर अपना बेस बना सकेगी। ओके, तो दोनों एक तरह से लॉजिस्टिक पार्टनर बन रहे हैं कि उनकी नेवी यहाँ आ सके और इंडिया की नेवी वहाँ आ सके, ताकि हिंद महासागर में वहाँ इंडिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक जो पूरा एरिया है जिस पर चीन की खास तौर पर नज़र है, वहाँ पर ये दोनों देश मिलजुल कर काम कर सके। ओके, और चीन इससे टेंशन में आ गया है। तो 3 वजह तो आपने जानी। चौथी वजह यह है कि इंडिया ने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में, जो अभी हाल ही में हुआ था, उसमें यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़े होकर कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच के लिए प्रस्ताव पेश किया था, जो पास भी हो गया और इससे चीन को दिक्कत महसूस हुई है। ओके, इंडिया, जापान और अमेरिका जो है क्वाड ग्रुप बना चुका है, जिससे चीन को प्रशांत महासागर और इंडियन ओशन में उसकी जो एक्टिविटी है उस पर नज़र रखी जा रही है। 5वां ये एक प्रॉब्लम है। छठा प्रॉब्लम है कि LAC पर BRO की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हुई है, वो BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देखिए, भारत और चीन सीमा की बात करें तो अब तक ये होता रहा है कि चीनी सेना जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास तक अपनी तरफ से रोड का कंस्ट्रक्शन करती रहती थी, पुल का कंस्ट्रक्शन करती थी, वहाँ लॉजिस्टिक सिस्टम पूरा तैनात रखती थी। ओके, लेकिन इंडिया की साइड से रोड और पुल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो इंडिया के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने अभी हाल के कुछ सालों में बहुत बड़े पैमाने पर LAC तक पहुँचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया, रोड बनाए, ओके, पुल बनाए हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई हैं। तो उससे क्या होगा कि इंडिया के जो फोर्स है, आर्मी है, वो आसानी से LAC तक पहुंच सकती है। कभी अगर युद्ध की स्थिति आई तो हम आसानी से वहां तक जा सकते हैं। ऐसे में क्या होगा कि उनको, चाइना को इंडिया की ओर बढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो इससे भी चीन जो है परेशानी महसूस कर रहा है। और युद्ध क्यों नहीं होगा, उसकी भी बड़ी वजह है। देखिए, इंडिया से ट्रेड एक बहुत बड़ी वजह है कि चीन जो है युद्ध नहीं कर सकता है। ओके, चीन को बहुत ज़्यादा फायदा है ट्रेड में और भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान है। मेरे बगल में आप देख रहे हो लाइव मिंट की ये रिपोर्ट है जनवरी 2020 की। मैं ढूंढ रहा था कि ट्रेड कितना डेफिसिट है दोनों देशों के बीच में। तो इसके अनुसार इंडिया चाइना के बीच में 2019 में यानी पिछले साल $3 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था।
मतलब 2,25,000 करोड़ रुपए के आसपास का। मतलब ये हुआ कि हम जितना चीन को निर्यात करते हैं उससे बहुत ज़्यादा आयात करते हैं, और अगर इंडिया में चीन के खिलाफ बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हुआ तो उसके प्रोडक्ट पर असर पड़ेगा, जो उसकी इकोनॉमिक जो बेनिफिट है इंडिया से उसको मिल रहा है उस पर असर पड़ेगा। जैसे बुलेट ट्रेन की बात चल रही थी, चीन जो है बुलेट ट्रेन बनाने की कोशिश में लगा हुआ है इंडिया में। ओके, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सरदार पटेल की जो मूर्ति है वो चाइना में ही बनी थी। इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो चाइना को मिले हुए हैं और आगे बढ़ रहा है, तो वो सब उसको दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए भी ये युद्ध नहीं होगा। ओके, देखिए ये थोड़ी डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि युद्ध होगा क्या। सबको लग रहा था कि युद्ध हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसी स्थिति नहीं आने वाली है, क्योंकि अब जो इंटरनेशनल जो रिलेशन है ना वो अलग तरीके के हो गए हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों पसंद आ रहा और लाइक बटन जरूर दबाना, और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि 2020 का जनवरी टू अप्रैल करंट अफेयर्स अवेलेबल है पीडीएफ डिटेल नोट्स के साथ एमसीक्यू के रूप में, और 2019 का भी करंट अफेयर्स है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो पीडीएफ अवेलेबल है, दोनों का डिस्क्रिप्शन देख लेना। और 2019 का टोटल उसका बुक भी अवेलेबल है, एक बेहतरीन, हजारों लोगों ने लिया है, तो आप भी देख सकते हो, अमेजॉन पे मिल रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वदेशी विमान तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन 27 मई 2020 को वायुसेना में शामिल हो गई। ओके, तो इस स्क्वाड्रन का नाम बताएं। स्क्वाड्रन मतलब एक समूह। ओके, बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट हैं उनके एक समूह को स्क्वाड्रन कहा जाता है, एक ग्रुप को। ओके, तो इस दूसरे जो स्क्वाड्रन है दूसरा, उसका नाम है फ्लाइंग बुलेट्स। ओके, नाम आप ध्यान रखना। देखिए कोयम्बटूर में इस स्क्वाड्रन की शुरुआत की गई है, तो ये सेना की 18वीं स्क्वाड्रन है और तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन है। ओके, ये जो 18वीं स्क्वाड्रन है वो 1965 में स्थापित की गई थी वायुसेना की, और अगर कहेंगे तेजस की कितनी भी स्क्वाड्रन है तो सेकेंड स्क्वाड्रन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आईटीसी लिमिटेड ने किस कंपनी की 100% इक्विटी अधिग्रहण की घोषणा की है? आंसर होगा सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके, ये डील तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए की बताई जा रही है, और आईटीसी लिमिटेड आप जानते होंगे बहुत तरह का कारोबार करती है, खासकर फूड रिलेटेड आइटम में बहुत ज़्यादा दखल है उसका, और 23 मई को ये डील हुई है दोनों के बीच में। ओके, तो आईटीसी कंपनी क्या है? आईटीसी लिमिटेड एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, मुख्यालय कोलकाता में है, स्थापना 1910 में हुई थी, और इसका फुल नेम है इंडियन टोबैको कंपनी के रूप में स्थापना हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है। बच्चों की एक बुक है द इकाग वॉक, तो उसको मुफ्त में ऑनलाइन जारी किया गया है ई बुक के फॉर्मेट में, तो इसके मशहूर लेखक कौन है? किसने लिखी है बुक? आंसर होगा जेके रोलिंग। ओके, जेके रोलिंग के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो बता दूं कि वो हैरी पॉटर के राइटर है। ओके, और नहीं जानते हैं तो ये आप आज से ध्यान रख लो कि ये क्वेश्चन, ओके, हैरी पॉटर के राइटर कौन है? तो ये है। ओके, तो उन्होंने ये नई बुक भी लिखी है जो क्वेश्चन में मेंशन है। ओके, लॉकडाउन में बच्चों के मनोरंजन के लिए ये कहानी की नई शुरुआत की है उन्होंने, एक स्टोरी की सीरीज लिखी जा रही है उनके द्वारा, और इसका अलग अलग हिस्से के रूप में इसको पब्लिश किया जा रहा है ई बुक के फॉर्मेट में, अभी फ्री में अवेलेबल है बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोविड-19 की वजह से शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO उसका शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स नेताओं की बैठक को स्थगित कर दिया गया, तो ये किस देश में होने वाली थी ये बैठक? आंसर होगा रसिया, रूस में होने वाली थी। 21 से 23 जुलाई के बीच में सेंट पीटर्सबर्ग में होने वाली थी, जिसको अब स्थगित कर दिया गया। ओके, और आपको बता दूं कि SCO का प्रेसिडेंट इस वक्त रूस है, रसिया है। ओके, और ब्रिक्स की भी चेयरमैनशिप वो रूस के पास ही है। ठीक है, तो उसी की जिम्मेदारी थी, एक साथ मीटिंग होने वाली थी, लेकिन उसको स्थगित कर दिया गया है महामारी को देखते हुए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये ऐलान किया। SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग, चाइना में। स्थापना कब हुई थी? 2001 में। ओके, स्थापना के लिए बातचीत तो कुछ साल पहले ही से शुरू हो गई थी 1996 से, लेकिन औपचारिक रूप से इसको 2001 में स्थापित किया गया था। 8 मेंबर कंट्री हैं, कौन कौन है? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। ऑब्जर्वर स्टेट भी हैं इसके अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। और ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चाइना में। स्थापना कब हुई थी? 2009 में। और मेंबर कंट्री कौन कौन है?
ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये सब बातें तो बिल्कुल कंठस्थ याद रहनी चाहिए आप लोगों को एग्जामिनेशन के नज़रिए से। अगला क्वेश्चन है, नासा ने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम बदलकर किस वैज्ञानिक के नाम पर रखने का ऐलान किया? आंसर होगा नैन्सी ग्रेस रोमन। ओके, वो क्या थी? तो एक एस्ट्रोनॉमर थी नासा की, अब डेथ हो चुकी है उनकी, खगोल वैज्ञानिक थी। ओके, और जो हबल टेलीस्कोप है अंतरिक्ष में जो तैनात है, जिसकी वजह से हम ब्रह्मांड के बहुत सारे राज को जान सके हैं, बहुत सारे जो स्टार्स हैं उन सब के बारे में जान चुके हैं, ग्रह हैं उनके बारे में जाने हैं, तो उसको वहाँ पर स्थापित करने में एक बड़ी भूमिका एस्ट्रोनॉमर की थी, नैन्सी ग्रेस रोमन की। ओके, और इन नाम पे अब एक नया टेलीस्कोप बनाया गया है, उसको वर्ष 2025 में अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में तैनात किया जाएगा और हबल टेलीस्कोप से कई गुना बेहतरीन है। तो आने वाले वक्त में जब वो वहाँ पर तैनात हो जाएगा तो ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारी नई जानकारी हम लोग को मिलेगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों की समस्या और उन पर आई इस विपत्ति को लेकर किस अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया और केंद्र और राज्यों को नोटिस भेजा है? आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। बड़ी देर से लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वतः संज्ञान ले लिया है और 26 मई को इस मामले में जो नोटिस जारी किया सेंट्रल गवर्नमेंट और तमाम स्टेट गवर्नमेंट को कि किस तरीके से जो मजदूर हैं वो परेशान हैं, पैदल जा रहे हैं, ओके, कोई साइकिल से जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MR शाह ने जो है स्वतः संज्ञान लिया उनकी बेंच ने और कहा है कि जो रिपोर्ट्स है, मीडिया रिपोर्ट्स है, उसमें ये आ रही है बातें कि प्रवासी मजदूरों की बहुत ख़राब स्थिति है और सरकार को चाहिए कि वो मदद करे, उनको फ्री में भोजन दे, उनके रहने की व्यवस्था कराए इस आपत्ति के दौरान, लॉकडाउन के दौरान। ओके, अगला क्वेश्चन है, श्यामला जी भावे का निधन हुआ है 22 मई 2020 को, तो किस क्षेत्र के लिए जानी जाती थी? आंसर होगा शास्त्रीय संगीत। ओके, 79 ईयर की थी और बेंगलुरु में उन्होंने आखिरी सांस ली है और इंडियन म्यूजिक के अलावा कर्नाटक म्यूजिक में भी वो पारंगत थी और उनको उभय गान विदुषी से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना। PDF अवेलेबल हो गया है, लिंक मेरे बगल में, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है इसके PDF का, और जो 2020 का अब तक का करंट अफेयर्स है और 2019 का भी, उसका भी PDF लिंक अवेलेबल है। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। कल मॉर्निंग को मिलेंगे।